हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मास्टर्स थ्योरम। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं आज का पहला प्रॉब्लम। तो किसी भी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना हो बाय यूजिंग मास्टर्स थ्योरम, तो हम पहले मास्टर्स थ्योरम का रिकरेंस रिलेशन को लिखेंगे। तो मैंने कुछ रिकरेंस रिलेशन को इस तरीके से लिखने बताया था कि अति एटी आती नहीं डिवीज़न भी प्लस ओ नो कल लगता पूरा नेगेटिव। ठीक है, ये मेरा मास्टर्स थ्योरम का रिकरेंस रिलेशन आ गया। उसके बाद हम जल्दी से कंपेयर करते हैं। ए इक्वल टू 16, बी इक्वल टू 4। ठीक है, के का टर्म कुछ इस तरीके से दिया है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं ये वाला जो पार्ट है वो n टू द पावर n होता है। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, अप्रॉक्स होता है n टू द पावर n के। तो इसीलिए यहाँ k का वैल्यू n हो जाता है। ठीक है, अब जल्दी से वैल्यू पुट करके चेक करते हैं ये मास्टर्स थ्योरम का किस केस को बिलोंग करेगा। तो a है, b है, ठीक है, a इक्वल टू 16 है, b इक्वल टू 4 है, k का वैल्यू मेरे पास n है, तो ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसीलिए ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर्स थ्योरम का किस केस को बिलोंग करेगा। किस केस को बिलोंग करेगा मास्टर्स थ्योरम का? थर्ड केस में। तो थर्ड केस को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ p का वैल्यू पॉजिटिव है। जैसा कि मेरा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि p का वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ कोई टर्म नहीं है, तो यानी 1 है। 1 कब होगा? जब p 0 होगा, तो यानी p पॉजिटिव है, यानी p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो उसके मतलब मास्टर्स थ्योरम का थर्ड केस का फर्स्ट केस बनता है। ठीक है, थर्ड केस का फर्स्ट केस बन गया। तो मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो फॉर्मूले को, n के log p n। ये थर्ड केस का मास्टर्स थ्योरम का थर्ड केस का पहला केस बन गया और उसका ये फॉर्मूला। ठीक है, अब जल्दी से वैल्यू डाल देते हैं। तो ये वाला टर्म जैसा कि मैंने यहाँ बताया था ये 1 है और n टू द पावर k है, तो k का वैल्यू यहाँ पर मेरे पास n है। ठीक है, तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ये ऑर्डर ऑफ n टू द पावर n। तो ये वाला ऑलमोस्ट इक्वल टू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने n टू द पावर n को n फैक्टोरियल की जगह पे लिखा था। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गया। लेकिन अगर हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछता, वहाँ पे पूछता है कि ये वाला रिकरेंस रिलेशन से हम क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं या नहीं। उस टाइप का क्वेश्चंस बनते हैं इस वाले रिकरेंस रिलेशन से। ठीक है, तो ये रहा आज का दूसरा प्रॉब्लम। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम रिकरेंस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकरेंस रिलेशन से थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व होने के लिए इस वाले इक्वेशन से मैच होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्म से मैच नहीं हो रहा, तो इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अज्यूम करते हैं m इजिकल टू लॉग n। ये अजम्पशन जो मैं ले रहा हूँ ये आपको इंट्यूशन से बिल्ड होगा कि अज्यूम किसको करना है। अगर आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो मास्टर्स थ्योरम के, तब आपको ये पता चल जाएगा कि हम ये log n वाला टर्म को ही अज्यूम करते हैं, तो इससे सॉल्व करना इजी होता है। तो ये वाला जो इक्वेशन है हम 2 टू द पावर m इजिकल टू n लिख सकते हैं, क्योंकि log के नीचे जो बेस है वो 2 है, तो 2 इधर चला जाएगा तो ये एक्सपोनेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जल्दी से रिप्लेस कर देते हैं n को विथ 2 टू द पावर m। तो tn इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टू द पावर m इक्वल टू 2t, और रूट n की जगह क्या हो जाएगा 2m/2 लिख सकते हैं प्लस क्या हो सकता है log n का m लिख सकते हैं। फिर हम और एक कंसिडरेशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये वाला टर्म इससे वैलिड नहीं हो रहा है, अभी भी इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तभी हम मास्टर्स थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। तो एस एम इज इक्वल टू हम टी
2m लेते हैं, ठीक है। अब हम इस वाले इक्वेशन को यूज़ करके इस वाले इक्वेशन में इनपुट करके हम अपना मास्टर्स थ्योरम का इक्वेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो कैसे देखते हैं, Sm इक्वल टू 2Sm/2 प्लस m। ये वाला टर्म कैसे हुआ मैं अभी दिखाता हूँ। ये वाला टर्म कैसे m/2 हुआ मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे हुआ। तो हम अगर मान लेते हैं a इक्वल टू 2m/2, ठीक है। अगर हम log a लिखते हैं तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, m/2 log 2 लिख सकते हैं। तो हम इस वाले टर्म को इससे कंपेयर करते हैं तो मेरा एक्स्ट्रा टर्म क्या बचता है, m/2। तो वही एक्स्ट्रा टर्म को हम यहाँ लिखते हैं इसी तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा समझने में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसको और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इस तरीके से इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो जल्दी से हम कंपेयर कर लेते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1, ठीक है, ये बन गया। अब ये मास्टर्स थ्योरम का किस केस को बिलोंग करेगा, सेकंड केस को, क्योंकि a b इक्वल है, a इक्वल टू b है। क्यों है, क्योंकि 2 है, 2 है, क्योंकि 2 है, फिर 2 है, तो ये बराबर है। ये मास्टर्स थ्योरम का सेकंड केस को बिलोंग करेगा, क्योंकि p का वैल्यू पॉजिटिव है। p का वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ इंटू 1 है, इंटू 1 का मतलब ये वाला पूरा टर्म 1 है, तो यानी p मेरा 0 है, p 0 है, ठीक है, p 0 है। तो हम अब जल्दी से वैल्यू इनपुट करते हैं। तो मैंने कुछ याद करने के लिए निमोनिक्स बताए थे, नहीं लगता अभी भी लगता है लॉग पूरा एक नंबर नुकसान, ठीक है, ये हो गया। तो अब जल्दी से वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। हम अब m के टर्म में लिखेंगे इसको, क्योंकि मेरा इक्वेशन m के टर्म में। तो m log का क्या वैल्यू है मेरे पास, log बेस 2 लिख सकते हैं। p का वैल्यू 0 है प्लस 1 n, तो ये टर्म कुछ ऐसा बन जाएगा, ये m है, ठीक है, log m बन जाएगा। अब ये m log m बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी मेरा इक्वेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने m को इस वाले फॉर्म में अज्यूम किया था। तो हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम किया था, तो इसीलिए इसको भी रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो इसको रिप्लेस करके कुछ ऐसा बनेगा, ये हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, ये वाला टर्म n होगा, ठीक है। तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गया इस वाले इक्वेशन के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का आखिरी सवाल, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम ही पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हम आज का तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आज का तीसरा प्रॉब्लम। इस वाले क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। रिकर्सिव कॉल के अलावा बाकी जितने भी स्टेटमेंट का यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक।
तो हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को रीड करके पता लगाना है कि वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन का क्या होगा। तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको सबको पता है क्या होता है, तो जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रिकर्सिव कॉल यहाँ पे एक बार कॉल हो रहा है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, टोटल 6 रिकर्सिव कॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम ज़्यादा लगता है फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वाला पाथ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एज़ कम्पेयर टू दिस पाथ, ठीक है। तो हम यहाँ से अपना रिकरेंस रिलेशन को लिख लेंगे। तो रिकरेंस रिलेशन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, f ऑफ n इक्वल टू 5 a n/2 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। ये लिख लिया। अब जल्दी से मास्टर्स थ्योरम से कंपेयर कर लेंगे क्योंकि ये मास्टर्स थ्योरम के फॉर्म में है, ठीक है। तो जल्दी से हम कंपेयर कर लेते हैं विद द मास्टर्स थ्योरम रिकरेंस रिलेशन। तो उसको कुछ मास्टर्स थ्योरम में मैंने कुछ ऐसा बताया था कि हम टी एन को इक्वल टू आती नहीं डिवीज़न भी प्लस थीटा, मतलब ओ नो कल लगता है पूरा नेगेटिव, ठीक है। ये मेरा आ गया मास्टर्स थ्योरम का रिकरेंस रिलेशन। अब जल्दी से हम कंपेयर करते हैं। तो a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 2 है, k इक्वल टू 1 है क्योंकि ये वाला टर्म कांस्टेंट है, तो मतलब n इक्वल टू 1 है और उसका पावर 1 टू द पावर 1 इज़ 1, ठीक है। तो जल्दी से हम चेक कर लेते हैं ये मास्टर्स थ्योरम का किस केस को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे a लिखते हैं, b लिखते हैं, k लिखते हैं। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, तो यानी ये वाला टर्म बड़ा है, तो यानी ये मास्टर्स थ्योरम का फर्स्ट केस को बिलोंग करता है। तो फर्स्ट केस में कुछ फार्मूला मैंने न्यूमोनिक्स के फॉर्म में याद करना कुछ इस तरीके से सिखाया था कि n log a बेस b नहीं लगता अभी भी, राइट। तो ये यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू डालेंगे। तो log a का वैल्यू मेरे पास कितना है 5, b का वैल्यू कितना है मेरे पास 2। अगर हम इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं इस वाले पूरे टर्म को, तो ये कुछ इस तरीके से आता है 2.32, तो यानी n टू द पावर 2.32, तो यानी अल्फ़ा ये कुछ डॉट डॉट भी होता है, ठीक है। ये कैलकुलेटर में एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, इसको अप्रॉक्स करके मैंने 2.32 लिखा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अल्फ़ा का वैल्यू 2.32 हो गया, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलिए धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है आपकी थोड़ी सी भी मदद हो रही है इस चैनल के द्वारा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।